नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कहानी परिंदे, जो निर्मल वर्मा द्वारा रचित है। निर्मल वर्मा को प्राय स्मृति का कहानीकार माना गया है। 1956 में परिंदे कहानी का प्रकाशन हुआ। इसी नाम से उनका कहानी संग्रह भी है, जिसमें कुल 7 कहानियां हैं। पहली है अंधेर में, दूसरी तीसरा गवाह, तीसरी डायरी का खेल, चौथी माया का मर्म, पांचवी पिक्चर पोस्टकार्ड, छठी सितंबर की एक शाम और इस कहानी की अंतिम कहानी 7वीं कहानी है परिंदे। शुरू करने से पहले हम जानेंगे कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। लतिका इस कहानी की नायिका या केंद्र बिंदु यही है। सुधा हॉस्टल में शायद सबसे लोकप्रिय लड़की रही है। जूली हॉस्टल की लड़की जिसका प्रेम पत्र लतिका के हाथ लग गया है। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर, मिलिट्री में अर्दली रह चुका है। डॉक्टर मुखर्जी आधे बर्मी, कुछ लोगों का कहना है बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। मिस्टर ह्यूबर्ट जो संगीत शिक्षक है, पियानो बहुत मन से बजाते हैं, जो लतिका से प्रेम करते हैं और उन्होंने अपना प्रेम पत्र भी लतिका को लिख दिया था। प्रिंसिपल मिस वुड, पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियां। गिरीश नेगी कुमायूं रेजिमेंट का कैप्टन, जिससे लतिका प्रेम करती थी, और फादर आलमंड। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। परिंदे। अंधियारे गले में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडौल फटी फटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर कमरे की लड़कियों को बातचीत और ठहाकों का स्वर अभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाजा खटखटाया। शोर अचानक बंद हो गया। कौन है? लतिका चुपचाप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक घुसुर फुसुर होती रही। फिर दरवाजे की चिटकनी के खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे की दहरी से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की झपकती लो में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे के ठहरे हुए क्लोजअप की भांति उभरने लगे। कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? लतिका के स्वर में हल्की सी झिड़क का आभास था। लैंप में तेल ही खत्म हो गया मैडम। यह सुधा का कमरा था, इसलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय थी, क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात के डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता था। देर तक गपशप हंसी मजाक चलता रहता। तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा? कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब तो। कमरे में हंसी की फुहार एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन घिर आई थी, वह अचानक बह गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था। उसके आलस और काम में टाल मटोल करने के किस्से हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते थे। लतिका को हठात कुछ स्मरण हो आया। अंधेरे में लैंप घुमाते चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कमरे में चारों ओर घेरा बनाकर वे बैठी थी, पास पास एक दूसरे से सटकर। सबके चेहरे परिचित थे, किंतु लैंप के पीले मदिम प्रकाश में मानो सब कुछ बदल गया था, या जैसे वह उन्हें पहली बार देख रही थी। जूली, अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? जूली खिड़की के पास पलंग के सिरहाने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीची कर ली। लैंप का प्रकाश चारों ओर से सिमटकर अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। नाइट रजिस्टर पर दस्तक कर दिए? हाँ मैडम। फिर? लतिका का स्वर कड़ा हो आया। जूली सकुचा कर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका इस स्कूल में आई, उसने अनुभव किया है कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद नहीं होता। मैडम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, इसलिए आज रात हम सब ने मिलकर। और सुधा पूरी बात ना कहकर हेमंती की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी। हेमंती के गाने का प्रोग्राम है, आप भी कुछ देर ठहरिए ना। लतिका को उलझन मालूम हुई। इस समय यहाँ आकर उसने उनके मजे को किरकिरा कर दिया। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते हुए उसे खासा अरसा हो गया, लेकिन कब समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पार कर सर्दियों की छुट्टी की गोद में सिमट जाता, उसे कभी याद नहीं रहता। चोरों की तरह चुपचाप वह देहरी से बाहर हो गई। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा? मैडम, छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा रही हैं? सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गई। अभी कुछ पक्का नहीं है। आई लव द स्नोफॉल। लतिका को लगा कि यही बात उसने पिछले साल भी कही थी, और शायद उससे पिछले साल भी। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही हैं, मानो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बादलों का स्याह झुरमुट किसी अनजाने कोने से उठकर उसे अपने में समो लेगा।
वह थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से उसने सिर को झटक दिया। जूली, तुमसे कुछ काम है, अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझसे मिल लेना। वेल, गुड नाइट। लतिका ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। गुड नाइट मैडम, गुड नाइट, गुड नाइट। गलियारे की सीढ़ियां न उतरकर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तहें बहुत घनी हो चली थी। लॉन पर लगे हुए चीड़ के पत्तों की सरसराहट हवा के झोंकों के संग कभी तेज कभी धीमी होकर भीतर बह आती थी। हवा में सर्दी का आभास पाकर लतिका के दिमाग में कल से शुरू होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटक आया। उसने आंखें मूंद ली। उसे लगा जैसे उसकी टांगें बांस की लकड़ियों की तरह उसके शरीर से बंधी हैं, जिनकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही है। सिर की चकराहट अभी मिटी नहीं थी, मगर अब जैसे वह भीतर न होकर बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई थी। सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोते से जागी। शॉल को कंधे पर समेटा और लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर हुबर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। सीढ़ियों पर अंधेरा था और ह्यूबर्ट को बार बार अपनी छड़ी का रास्ता टटोलना पड़ता था। लतिका ने 2-4 सीढ़ियां उतरकर लैंप को नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग मिस्टर ह्यूबर्ट। थैंक यू मिस लतिका। ह्यूबर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियां चढ़ने से उसकी सांसें तेज हो रही थी और वे दीवार से लगे हुए हाँफ रहे थे। लैंप की रोशनी में उनके चेहरे का पीलापन कुछ तांबे जैसे रंग का हो गया था। यहाँ अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर ने होठों के भीतर से सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही थी। आज इस वक्त ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर ह्यूबर्ट? ह्यूबर्ट ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधों से छुआ दी। इनसे पूछो, यही मुझे जबरदस्ती घसीट लाए हैं। मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट सोपा और चाइवोस्की की कंपोजिशन बजाएंगे और फिर क्रीम कॉफी पी जाएगी और उसके बाद अगर समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए उन्हें मिलकर कन्फेस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर उभरी मुस्कान खेल गई। डॉक्टर, मुझे माफ़ करें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलिए, यह ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधों को पकड़कर अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर छत से जुड़ा हुआ था। वह आधे भरमी थे, जिसके चिन्ह उनकी थोड़ी दबी हुई नाक और छोटी छोटी चंचल आंखों में स्पष्ट थे। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद वह इस छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे थे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वह कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे और इसलिए उनको स्कूल के हॉस्टल में ही एक कमरा रहने के लिए दे दिया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि डॉक्टर स्वयं भी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते। बातों के दौरान डॉक्टर अक्सर कहा करते थे, मरने से पहले मैं एक बार बर्मा जरूर जाऊंगा, और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में एक नमी सी छा जाती। लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ पूछ नहीं पाती। उसे लगता था कि डॉक्टर नहीं चाहते कि कोई अतीत के संबंध में उनसे कुछ भी पूछे या सहानुभूति दिखलाए। दूसरे ही क्षण अपनी गंभीरता को दूर ठेलते हुए हंस पड़ते, एक सूखी बुझी हुई हंसी। होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। छत पर मेज कुर्सियां डाल दी गई और भीतर कमरे से परकोलेटर में पानी चढ़ा दिया गया। सुना है अगले 2-3 वर्षों में यहाँ पर बिजली का इंतजाम हो गया, डॉक्टर ने स्प्रिट लैंप जलाते हुए कहा। यह बात तो पिछले सालों से सुनने में आ रही है। अंग्रेजों ने भी कोई लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ, ह्यूबर्ट ने कहा। वह आराम कुर्सी पर लेटा हुआ बाहर लॉन की तरफ देख रहा था। लतिका कमरे से 2 मोमबत्तियां ले आई। मेज के दोनों सिरों पर टिकाकर उन्हें जला दिया गया। छत का अंधेरा मोमबत्ती की फीकी रोशनी के इर्द गिर्द सिमटने लगा। एक घनी निर्वता चारों ओर घिरने लगी। हवा के चीड़ के वृक्षों की साएं दूर दूर तक फैली पहाड़ियों और घाटियों में सीटियों की गूंसी छोड़ती जा रही थी। इस बार शायद बर्फ जल्दी गिरेगी। अभी से हवा में एक सर्द खुश्की सी महसूस होने लगी है। डॉक्टर का सिगार अंधेरे में लाल बिंदी सा चमक रहा था। पता नहीं मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आता। छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या जरूरी है कि लड़कियां फादर अलमंड का सरमन सुने? ह्यूबर्ट ने कहा। पिछले 5 सालों से मैं सुनता आ रहा हूँ, फादर अलमंड के सरमन में कहीं हेरफेर नहीं होता। डॉक्टर को फादर अलमंड एक आंख नहीं सुआते थे। लतिका कुर्सी पर आगे बढ़कर प्यालों में कॉफी उड़ने लगी। हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही 2 प्रोग्राम होते, चैपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद के दिन में पिकनिक। लतिका को पहला साल याद आया जब डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद वह क्लब गई थी। डॉक्टर बार में बैठे थे।
बॉलरूम कुमायूं रेजिमेंट अफसरों से भरा हुआ था। कुछ देर तक बिलियर्ड का खेल देखने के बाद जब वे वापस आ रहे थे तब उन्होंने दाई और क्लब की लाइब्रेरी में देखा, मगर उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे से आ गए थे। मिस लतिका, यह मिस्टर ग्रीश नेगी है। बिलियर्ड रूम से आते हुए हंसी ठहाकों के बीच यह कुछ ठहर सा गया था। वह किसी किताब के बीच में उंगली रखकर लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर, वह पीछे मुड़ा। तब उस क्षण न जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया और कॉफी की गर्म बूंदें उसकी साड़ी पर छलक आई। अंधेरे में किसी ने नहीं देखा, लतिका के चेहरे पर एक उनिंदा रीतापन घिर आया। हवा के झोंकों से मोमबत्तियों की लो फड़कने लगी थी। छत से भी ऊंची काठ गोदाम जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस डाक लेकर जा रही थी। बस की हेडलाइट्स पे आसपास फैली झाड़ियों की छाया घर की दीवार पर सरकती हुई गायब होने लगी। मिस लतिका, आप इस साल भी छुट्टियों में यहीं रहेगी? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर का सवाल हवा में टंगा रहा। उसी क्षण पियानो पर सोफा का नॉक्टर्न ह्यूबर्ट की उंगलियों के नीचे से फिसलता हुआ धीरे धीरे छत के अंधेरे में घुलने लगा, मानो जल पर कोमल स्वप्निल भंवरों का झिलमिलाता जाल उर्मियां बुनती हुई दूर दूर तक किनारे पर फैलती जा रही हो। लतिका को लगा कि जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ की चोटियों से परिंदे का झुंड नीचे अनजान देशों की ओर उड़े जा रहे हैं। इन दिनों अक्सर उसने अपने कमरे की खिड़कियों से उन्हें देखा। धागे में बंधे चमकीले लट्टुओं की तरह वे एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी कतार में उड़े जाते हैं, पहाड़ों की सुनसान निर्भरता से परे वह विचित्र शहरों की ओर जहां कभी नहीं जा पाएगी। लतिका आराम चेयर पर ऊँघने लगी। डॉक्टर मुखर्जी का सिगार अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका न जाने क्या सोच रही है, और लतिका सोच रही थी क्या वह बूढ़ी होती जा रही है। उसके सामने स्कूल की प्रिंसिपल मिस रूड का चेहरा घूम गया। पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियां, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज में चीखना, सब उसे ओल्ड मेड कहकर पुकारते थे। कुछ वर्षों बाद वह भी हूबहू वैसी ही बन जाएगी। उसके बाद उसके समूचे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। उसने मानो अनजाने में किसी गलीच वस्तु को छू लिया हो। उसे याद आया कुछ महीने पहले अचानक उसे हुबर्ट का प्रेम पत्र मिला था, भावुक याचना से भरा हुआ पत्र, जिसमें उसने न जाने क्या कुछ लिखा था जो उसे कभी समझ नहीं आया। उसे हुबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता से भी भरी हुई थी कि उसकी उम्र अभी बीती नहीं है, वह अब भी दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। हुबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। वह चाहती तो उस गलत फहमी को दूर करने में देर न लगाती, किंतु कोई शक्ति उसे रोके रहती है। उसके कारण अपने पर विश्वास रहता है। उस अपने सुख का भ्रम मानो हुबर्ट की गलत फहमी से जुड़ा हुआ है। हुबर्ट ही क्यों, वह क्या किसी और को भी चाह सकेगी उस अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, जो छाया सी उस पर मंडराती रहती है, न स्वयं मिटती है, न उसे मुक्ति दे पाती है। उसे लगा जैसे बादलों का झुरूट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा है। उसकी टांगें फिर निर्जीव स्थिर सी हो गई। वह झटके से उठ खड़ी। डॉक्टर, मुझे माफ़ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। बिना पूरा वाक्य किए वह चली गई। कुछ देर तक टेरेस पर निस्तब्धता छाई रही। मोमबत्तियां बुझने लगी थी। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगार का नया कश लिया। सब लड़कियां एक जैसी होती है, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। हुबर्ट की उंगलियों का दबाव पियानो पर ढीला पड़ता गया। अंतिम धुनों की झिड़की सी गूंज कुछ क्षणों तक हवा में तिरती रही। डॉक्टर, आपको मालूम है मिस लतिका का व्यवहार पिछले कुछ अरसे से अजीब सा लगता है। हुबर्ट के स्वर में लापरवाही का भाव था। वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लतिका के प्रति उसकी भावना को आभास मात्र मिल सके, जिस कोमल अनुभूति को वह इतने समय से संजोता आया है। हुबर्ट उसे हंसी के एक ठहाके में उपहासास्पद बना देगा। क्या तुम नियति में विश्वास करते हो हुबर्ट? डॉक्टर ने कहा। हुबर्ट दम रोके प्रतीक्षा करता रहा। वह जानता था कि कोई भी बात कहने से पहले डॉक्टर को फिलोसफाइज करने की आदत थी। डॉक्टर टेरेस के जंगल में सटकर खड़ा हो गया। फीकी सी चांदनी में चीड़ के पेड़ों की छाया लॉन पर गिर रही थी। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हुआ गायब हो जाता था। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिलता? हजारों मील दूर, अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ। क्या यहाँ मुझे कोई जानता है? यही शायद मर भी जाऊंगा। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफी खौफनाक बात है? ह्यूबर्ट विस्मित सा डॉक्टर को देखने लगा। उसने पहली बार डॉक्टर मुखर्जी के इस पहलू को देखा था। अपने संबंध में वह अक्सर चुप ही रहते थे। कोई पीछे नहीं है, यह बात मुझ में अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है, लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहेली बनी रहती है। शायद वे जिंदगी में कुछ उम्मीद लगाते थे। उसे ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता। डॉक्टर, आप किसका जिक्र करें? हुबर्ट ने परेशान होकर पूछा। डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप सिगार पीता रहा, फिर मुड़कर वह मोमबत्तियों की बुझती हुई लो को देखने लगा।
तुम्हें मालूम है किसी समय लतिका बिला नागा क्लब जाया करती थी। गिरीश नेगी से उनका परिचय वहीं हुआ था। कश्मीर जाने से पहले एक रात उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं अब तक लतिका से उस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सका हूँ, किंतु उस रोज कौन जानता था कि वह वापस नहीं लौटेगा। और अब क्या फर्क पड़ता है, लेट द डेड डाई। डॉक्टर की सूखी सर्द हंसी में खोखली सी शून्यता भरी थी। कौन गिरीश नेगी? कुमायूं रेजिमेंट कैप्टन था। डॉक्टर और तथा लतिका। ह्यूबर्ट से आगे कुछ नहीं कहा गया। उसे याद आया वह पत्र जो उसने लतिका को भेजा था, कितना अर्थहीन और उपहासास्पद, जैसे उसका एक एक शब्द उसके दिल को कचोट रहा हो। उसने धीरे से पियानो पर सिर टिका दिया। लतिका ने उसे क्यों नहीं बताया? क्या वह इसके योग्य भी नहीं था? लतिका, वह तो बच्ची है पागल। मरने वाले के संग खुद थोड़े ही मारा जाता है। कुछ देर चुप रहकर डॉक्टर ने अपने प्रश्न को फिर दोहराया। लेकिन ह्यूबर्ट, क्या तुम नियति पर विश्वास करते हो? हवा के हल्के झोंके से मोमबत्तियां एक बार फिर प्रज्वलित होकर बुझ गई। टेरेस पर ह्यूबर्ट और डॉक्टर अंधेरे में एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, फिर भी वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कॉन्वेंट स्कूल से कुछ दूर मैदान में बहते पहाड़ी नाले का स्वर आ रहा था। जब बहुत देर तक कुमायूं रेजिमेंट सेंटर का बिगुल सुनाई दिया तो ह्यूबर्ट हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। अच्छा, चलता हूँ डॉक्टर, गुड नाइट। गुड नाइट ह्यूबर्ट, मुझे माफ करना, सिगार खत्म करके ही उठूंगा। सुबह बदली छाई थी। लतिका के खिड़की खोलते धुंध का गुबार सा भीतर घुस आया, जैसे रात भर दीवार के सारे सर्दी में ठिठुरता हुआ भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। स्कूल के ऊपर चैपल जाने वाली सड़क बादलों में छिप गई थी। केवल चैपल का क्रॉस धुंध के पर्दे पर एक दूसरे को काटती पेंसिल की रेखाओं सा दिखाई दे जाता था। लतिका ने खिड़की से आंखें हटाई तो देखा कि करीमुद्दीन चाय की ट्रे लेकर खड़ा। करीमुद्दीन मिलिट्री में अर्दली रह चुका था, इसलिए ट्रे मेज पर रखकर अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। लतिका झटके से उठ बैठी। सुबह से आलस करके कितनी बार जाग कर वह सो चुकी है। अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए लतिका ने कहा, बड़ी सर्दी है आज, बिस्तर छोड़ने को जी नहीं चाहता। अजी मेम साहब, अभी क्या सर्दी है, बड़े दिनों में देखना कैसे दांत किटकिटाते हैं। और करीमुद्दीन अपने हाथों को बगलों में डाले हुए इस तरह सिकुड़ गया जैसे उन दिनों की कल्पना मात्र से उसे जाड़ा लगना शुरू हो गया हो। गंजे सिर पर दोनों तरफ उसके बाल खिजाब लगाने से कत्थई रंग के भूरे हो गए थे। बात चाहे किसी विषय पर हो, वह हमेशा खींचतान करके उसे ऐसे क्षेत्र में घसीट लाता था जहां वह बेझिझक अपने विचार को प्रकट कर सके। एक बार तो यहाँ लगातार इतनी बर्फ गिरी थी कि भुआली से लेकर डाक बंगले तक सारी सड़कें जाम हो गई थी। इतनी बर्फ थी मेम साहब कि पेड़ों की टहनियां तक सिकुड़ कर तनों से लिपट गई थी, बिल्कुल ऐसे। और करीमुद्दीन नीचे झुककर मुर्गी सा बन गया। कब की बात है? लतिका ने पूछा। अब यह तो जोड़ हिसाब करके ही पता चलेगा मेम साहब, लेकिन इतना याद है कि उस वक्त अंग्रेज बहादुर यहीं थे। कंटोनमेंट की इमारत पर कौमी झंडा नहीं लगा था। बड़े जबर थे ये अंग्रेज। 2 घंटे में ही सारी सड़कें साफ करवा दी। उन दिनों एक सीटी बजाते ही 50 घोड़े वाले जमा हो जाते थे। अब तो सारे शेड खाली पड़े हैं। वे लोग अपनी खिदमत भी करवाना जानते थे। अब उजाड़ हो गया है। करीमुद्दीन उदास भाव से देखने लगा। आज यह पहली बार नहीं है जब लतिका करीमुद्दीन से उन दिनों की बातें सुन रही है, जब अंग्रेज बहादुर ने इस स्थान को स्वर्ग बना रखा था। आप छुट्टियों में इस साल भी यहीं रहेंगी मेम साहब? दिखता तो कुछ ऐसा ही है करीमुद्दीन। फिर तुम्हें तंग होना पड़ेगा। क्या कहती हैं मेम साहब? आपके रहने से हमारा भी मन लग जाता, वरना छुट्टियों में तो यहाँ कुत्ते लौटते हैं। तुम जरा मिस्त्री से कह देना कि इस कमरे की छत की मरम्मत कर जाए। पिछले साल बर्फ या पानी दरारों से टपकता रहता था। लतिका को याद आया कि पिछले सर्दियों में जब कभी बर्फ गिरती थी तो उसे पानी से बचने के लिए रात भर कमरे के कोने में सिमट कर सोना पड़ता था। करीमुद्दीन चाय की ट्रे उठाता और बोला, हुब्बर्ट साहब तो कल ही चले जाएंगे। कल रात उनकी तबीयत फिर खराब हो गई थी। आधी रात के वक्त मुझे जगाने आए थे, कहते थे छाती में तकलीफ है। उन्हें यह मौसम नहीं रास आता। कह रहे थे लड़कियों की बस में वह कल निकल जाएंगे। करीमुद्दीन दरवाजा बंद करके चला गया। लतिका की इच्छा हुई कि वह हुब्बर्ट के कमरे में जाकर उनकी तबीयत पूछताछ कराए, किंतु फिर न जाने क्यों स्लीपर पैरों में टंगे रहे और वह खिड़की के बाहर बादलों को उमड़ता हुआ देखती रही। हुब्बर्ट का चेहरा जब उसे देखकर सहमा सा दयनीय हो जाता, तब उसे लगता वह अपनी मूक निरी याचना में उसे कोस रहा हो। न वह उसकी गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न कर पाती है, न उसे अपनी विवशता की सफाई देने का साहस होता। उसे लगता है कि इस जाले से बाहर निकलने के वह धागे के जिस सिरे को पकड़ती है वह खुद एक गांठ बनकर रह जाता है। बाहर बूंदाबांदी होने लगी थी। कमरे की टिन की छत खटखट बोलने लगी थी। लतिका पलंग से उठ खड़ी हुई
बिस्तर को तय कर बिछाया, फिर पैरों में स्लीपरों को घसीटते हुए बड़े आईने तक आई और उसके सामने स्टूल पर बैठकर बालों को खोलने लगी। किंतु कुछ देर तक कंघी बालों में ही उलझी रही और वह गुमसुम हो शीशे में अपना चेहरा तकती रही। करीमुद्दीन को यह कहना याद ही नहीं रहा कि धीरे धीरे जलाने की लकड़ियां जमा कर ले। आग की लकड़ियां इन दिनों सस्ते दामों पर सूखी लकड़ियां मिल जाती है। पिछले साल तो कमरा धुएं से भर जाता था, जिसके कारण कपकपाते जाड़े में भी उसे खिड़की खोलकर ही सोना पड़ता था। आईने में लतिका ने अपना चेहरा देखा, वह मुस्कुरा रही थी। पिछले साल अपने कमरे की सीलन और ठंड से बचने के लिए कभी कभी मिस वुड के खाली कमरे में चोरी छुपे चली जाया करती थी। मिस वुड का कमरा बिना आग के भी गर्म रहा करता था। उनके गदोले सोफे पर पड़ते ही आंख लग जाती थी। कमरा छुट्टियों में खाली पड़ा रहता था, किंतु मिस वुड से इतना नहीं होता था कि 2 महीने के लिए उसके हवाले कर जाए। हर साल कमरे में ताला ठोक जाती है। वह तो पिछले साल गुसलखाने में भीतर की साकल लगाना भूल गई थी, जिसे लतिका चोर दरवाजे के रूप में इस्तेमाल करती रही थी। पहले साल अकेले में उसे बड़ा डर लगा था। छुट्टियों में सारे स्कूल और हॉस्टल के कमरे साएं साएं करने लगते थे। डर के मारे उसे जब नींद नहीं आती थी तब वह करीमुद्दीन को रात में देर तक बातों में उलझाए रखती। बातों में जब वह कोई खोई खोई सी हो जाती तब करीमुद्दीन लैंप बुझाकर चला जाता। कभी कभी बीमारी का बहाना करके वह डॉक्टर को बुलावा भेजती थी और बाद में जिद करके दूसरे कमरे में उनका बिस्तर लगवा देती। लतिका ने कंधे से बालों का गुच्छा निकाला और उसे बाहर फेंकने के लिए वह खिड़की के पास आ खड़ी हुई। बाहर छत की ढलान से बारिश की जल की मोटी सी बराबर लॉन पर गिर रही थी। मेघाच्छन्न आकाश में सरकते हुए बादलों के पीछे पहाड़ियों के झुंड कभी कभी उभर आते थे, कभी छिप जाते थे, मानो चलती ट्रेन से उन्हें कोई देख रहा हो। लतिका ने खिड़की से बाहर सिर किया। हवा के झोंके से उसकी आंखें झप गई। उसे जितने काम याद आते उतना ही आलस घना होता जाता। बस की सीटें रिजर्व करने के लिए चपरासी को रुपए देने हैं, सामान हॉस्टल की लड़कियों पीछे छोड़े जा रहे हैं, उन्हें गोदाम में रखवाना होगा। कभी कभी तो छोटी क्लास की लड़कियों की साथ पैकिंग करवाने में उनका हाथ बटाना पड़ता था। वह इन कामों से ऊबती नहीं। धीरे धीरे सब निपटते जाते हैं। कोई गलती से इधर उधर रह जाते जो बाद में सुधर जाती है। हर काम में किचकिच रहती है, परेशानी और दिक्कत होती, किंतु देर सवेर इससे छुटकारा मिल ही जाता है। किंतु जब लड़कियों की आखिरी बस चली जाती है तब मन उचाट सा हो जाता है। खाली कॉरिडोर में घूमती हुई वह कभी इस कमरे से में जाती है तो कभी उस कमरे में। वह नहीं जान पाती कि अपने से क्या करे। दिल कहीं भी टिक नहीं पाता, हमेशा भटका भटका सा रहता है। इन सब के बावजूद कोई सहज भाव से पूछ बैठता है, मिस लतिका, छुट्टियों में आप घर नहीं जा रही? तब वह क्या कहे? डिंग डोंग। स्पेशल सर्विस के स्कूल चैपल के घंटे बजने लगे थे। लतिका ने अपना सिर खिड़की के भीतर किया। उसने झटपट साड़ी उतारी और पेटीकोट में कंधे पर तौलिया डालकर गुसलखाने में घुस गई। लेफ्ट राइट जाने वाली पक्की सड़क पर कंटोनमेंट 4-4 की पंक्ति में कुमायूं रेजिमेंट के सिपाहियों की एक टुकड़ी मार्च कर रही थी। फौजी बूटों की भारी और खुरदरी आवाजें स्कूल चैपल की दीवारों से टकराकर भीतर प्रेयर हॉल में गूंज रही थी। ब्लेस्ड आर द मीक, फादर एलमंड एक एक शब्द चबाते हुए खरखाते हुए स्वर में सरमन ऑफ द माउंट पढ़ रहे थे। ईसा मसीह की मूर्ति के नीचे कैंडल ब्रियम के दोनों ओर मोमबत्तियां जल रही थी, जिनका प्रकाश आगे बैठी हुई लड़कियों पर पड़ रहा था। पिछली लाइनों की बेंचें अंधेरे में डूबी हुई थी, जहां लड़कियां प्रार्थना की मुद्रा में बैठी हुई सिर झुकाए एक दूसरे से घुसुर-फुसुर कर रही थी। मिस वुड स्कूल सीजन के सफलतापूर्वक समाप्त स्टाफ सदस्यों को बधाई का भाषण दे चुकी थी। भाषण हो जाने पर विद्यार्थियों और अब फादर के पीछे बैठी हुई अपने में ही बुड़बुड़ा रही थी, मानो धीरे धीरे फादर को प्रॉम्प्ट कर रही हो। आमीन। फादर अलमंड ने बाइबल मेज पर रख दी और प्रेयर बुक उठा ली। हॉल की खामोशी क्षण भर के लिए टूट गई। लड़कियों ने खड़े होते हुए जानबूझकर बेंचों को पीछे धकेला। बेंचें फर्श पर रगड़ खाकर सीटी बजाती हुई पीछे घिसक गई। हॉल के कोने से हंसी फूट पड़ी। मिस वुड का चेहरा तन गया, माथे पे भ्रुकुटियां चढ़ गई और फिर अचानक निस्तब्धता छा गई। हॉल के उस घुटे हुए धुंधलके में फादर का तीखा फटा स्वर सुनाई देने लगा। जीसस सेड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ही दैट फॉलोथ मी शैल नॉट वॉक इन डार्कनेस बट शेल हैव द लाइट ऑफ द लाइट। डॉक्टर मुखर्जी ने ऊब और अकुलाहट भरी जमाई ली। कब यह किस्सा खत्म होगा? उसने इतने ऊंचे स्वर में लतिका से पूछा कि वह सकुचाकर दूसरी ओर देखने लगे। स्पेशल सर्विस के समय डॉक्टर मुखर्जी के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान खेलती रही और धीरे धीरे अपनी मूंछों को खींचता रहा। पर एलमंड की वेशभूषा को देखकर लतिका के दिल में गुदगुदी सी दौड़ गई। जब वह छोटी थी तो अक्सर
सोचती थी, विस्मित हुआ करती थी, क्या पादरी लोग सफ़ेद चोंगे के नीचे कुछ नहीं पहनते? अगर धोखे से वह ऊपर उठ जाए तो? लेफ्ट 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 मार्च करते हुए फौजी बूट चप्पल से दूर होते जा रहे थे, केवल उसकी गूंज हवा में शेष रह गई थी। हिंग नंबर 117। फादर ने प्रार्थना पुस्तक खोलते हुए कहा। हॉल में प्रत्येक लड़की ने डेस्क पर रखी हुई हिंग बुक खोली। पन्नों के उलटने की खड़खड़ाहट फिसलती एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल गई। आगे की बेंच से उठकर ह्यूबर्ट पियानो के सामने स्टूल पर बैठ गया। संगीत शिक्षक होने के कारण हर साल स्पेशल सर्विस के अवसर पर उसे कोयर के संग पियानो बजाना पड़ता था। हुबर्ट ने अपने रुमाल से नाक साफ की। अपनी घबराहट छिपाने के लिए हुबर्ट हमेशा ही ऐसा किया करता था। कनखियों से हॉल की ओर देखते हुए उसने कांपते हाथों से हिमबुक खोली कि लीड काइंडली लाइट। पियानो के सुर दबे झिझकते से मिलने लगे। घने बालों से ढकी हुबर्ट की लंबी पतली उंगलियां खुलने सिमटने लगी। कोयर में गाने वाली लड़कियों के स्वर एक दूसरे से गुद कर कोमल स्निग्ध लहरों में बिंद गए। लतिका को लगा उसका जूड़ा ढीला पड़ गया है, मानो गर्दन के नीचे झूल रहा है। मिस वुड की आंख बचाकर लतिका ने चुपचाप बालों में लगे क्लिप को कसकर खींच दिया। बड़ा झक्की आदमी है। सुबह मैंने हुबर्ट को यहाँ आने से मना किया था, फिर भी चला आया, डॉक्टर ने कहा। लतिका को करीमुद्दीन की बात याद हो आई। रात भर हुबर्ट को खांसी का दौरा पड़ा था, कल जाने के लिए कह रहे थे। लतिका ने सिर टेढ़ा करे हुबर्ट के चेहरे की एक झलक पाने की विफल चेष्टा की। इतने पीछे से कुछ भी देख पाना असंभव था। पियानो पर झुका हुआ केवल हुबर्ट का सिर दिखाई देता था। लीड काइंडली लाइट संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर हाफती हुई सांसों को आकाश की अगाध शून्यता में बिखेरते हुए नीचे उतर रहे हैं। बारिश की मुलायम धूप चैपल के लंबे चकोर शीशों पर झलमला रही है, जिसकी एक महीन चमकीली रेखा ईसा मसीह की प्रतिमा पर तिरछी होकर गिर रही है। मोमबत्तियों का धुआं धूप में नीली सी लकीर खींचता हुआ हमें तिरने लगा है। पियानो के क्षणिक पोज में लतिका को पत्तों का मरमर कहीं दूर अनजानी दिशा से आता हुआ स्वर सुनाई दे जाता है। एक क्षण के लिए उसे भ्रम हुआ कि चैपल का फीका सा अंधेरा उस छोटे से प्रेयर हॉल के चारों कोनों से सिमटता हुआ उसके पास घिर आया, मानो कोई उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे यहाँ तक ले आया हो। और अचानक उसने दोनों आंखें खोल दी। उसे लगा कि जैसे मोमबत्तियों के धूमिल आलोक में कुछ भी ठोस वास्तविक ना रहा हो। चैपल की छत, दीवारें, डेस्क पर रखा हुआ डॉक्टर का सुडौल हाथ और पियानो के सुर अतीत की धुंध को भेजते हुए स्वयं उस धुंध का हिस्सा बनते जा रहे हों। एक पगली सी स्मृति, एक उद्भ्रांत भावना। चैपल के शीशे से परे पहाड़ी सूखी हवा में झुकी हुई वीपिंग विलोज की कांपती टहनियां, पैरों तले चीड़ के पत्तों की धीमी सी चीर परिचित खड़खड़। वहीं पर गिरीश एक हाथ में मिलिट्री का खाकी हैट लिए खड़ा है। चौड़े उठे हुए सबल कंधे, अपना सिर वहां टिका दो तो जैसे सिमट कर खो जाएगा। चार्ल्स बोयर, यह नाम उसने रखा था। वह झेप कर हंसने लगता। तुम्हें आर्मी में किसने चुन लिया? मेजर बन गए हो, लेकिन लड़कियों से भी गए बीते हो। जरा जरा सी बात पर चेहरा लाल हो जाता है। वह सिर्फ कहती नहीं, सिर्फ सोचती भर थी। सोचा था कहूंगी, वह कभी नहीं आया। बुरुंस का लाल फूल लाए हो ना? झूठे। खाकी कमीज की जिस जेब पर बैज चिपके थे, उसी में से मुसा हुआ बुरुस का फूल निकल आया। छी, सारा मुरझा गया। अभी खिला कहाँ है? हाउ क्लमजी। उसके बालों में गिरीश का हाथ उलझ रहा है। फूल कहीं टिक नहीं पाता। उसे क्लिप के नीचे फंसाकर उसने कहा, देखा? फिर वह मुड़ी और इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, गिरीश ने अपना मिलिट्री का हैट धप से उसके सिर पर रख दिया। वह मंत्रमुग्ध सी वैसे ही खड़ी रही। उसके सिर पर गिरीश का हैट है, माथे पर छोटी सी बिंदी है, बिंदी पर उड़ते हुए बाल हैं। गिरीश ने उस बिंदी को अपने होठों से छुआ है। उसने उसके नंगे सिर को अपने दोनों हाथों में समेट लिया। लतिका, गिरीश ने चिढ़ाते हुए कहा, मैन ईटर ऑफ कुमायूं। उसका यह नाम गिरीश ने उसे चिढ़ाने के लिए रखा था। वह हंसने लगी। लतिका, सुनो। गिरीश का स्वर कैसा हो गया था। न मैं कुछ नहीं सुन रही। लतिका, मैं कुछ महीनों में वापस लौट आऊंगा। न मैं कुछ नहीं सुन रही। किंतु वह सुन रही है। वह नहीं जो गिरीश कह रहा, बल्कि वह जो नहीं कहा जा रहा है, जो उसके बाद कभी कहा नहीं गया। लीड काइंडली लाइट। लड़कियों का स्वर पियानो के स्वरों में डूबा हुआ गिर रहा है, उठ रहा है। हुबर्ट ने सिर मोड़कर लतिका को निमिष भर देखा। आंखें मूंदे ध्यान मग्ना वह स्थिर निश्चल खड़ी प्रसर मूर्ति सी थी। क्या वह यह भाव उसके लिए? क्या लतिका ने ऐसे क्षणों में उसे अपना साथी बनाया है? हुबर्ट ने एक गहरी सांस ली और उस सांस में ढेर सी थकान उमड़ आई। देखो मिस वुड,
कुर्सी पर बैठे बैठे सो रही है। डॉक्टर होठों में ही फुसफुसाया। यह डॉक्टर का पुराना मजाक था कि मिस वुड प्रार्थना करने के बहाने आंखें मूंदे हुए नींद की झपकियां लेती है। फादर अल्मंड ने कुर्सी पर फैले अपने गाउन को समेट लिया और प्रेयर बुक बंद करके मिस वुड के कानों में कुछ कहा। पियानो का स्वर क्रमशः मंद पड़ने लगा। हुबर्ट की उंगलियां ढीली पड़ने लगी। सर्विस के समाप्त होने से पूर्व ने ऑर्डर पढ़कर सुनाया। बारिश होने की आशंका से आज के कार्यक्रम में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने पड़े थे। पिकनिक के लिए झूला देवी मंदिर के जाना संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए स्कूल से कुछ दूर मीडोज में ही सब लड़कियां नाश्ते के बाद जमा होगी। सब लड़कियों को दोपहर का लंच हॉस्टल किचन से ले जाना होगा। केवल शाम की चाय मीडोज में बनेगी। पहाड़ी बारिश का क्या भरोसा। कुछ देर पहले धुआंधार बादल गरज रहे थे। सारा शहर पानी में भीगा ठिठुर रहा था। अब धूप में नहाता नीला आकाश धुंध की ओट से बाहर निकलता हुआ फैल रहा था। लतिका ने चैपल से बाहर आते हुए देखा। वीपिंग विलोज की भीगी शाखाओं से धूप में चमकती हुई बारिश की बूंदें टपक रही थी। लड़कियां चैपल से बाहर निकलकर छोटे छोटे झुंड बनाकर कॉरिडोर में जमा हो गई है। नाश्ते के लिए अभी पौन घंटा पड़ा था और उनमें से कोई लड़की हॉस्टल जाने की इच्छुक नहीं थी। छुट्टियां अभी शुरू नहीं हुई थी, किंतु शायद इसीलिए वे इस चंद बचे कुछ क्षणों में अनुशासन के घेरे के भीतर भी मुक्त होने का भरपूर आनंद उठा लेना चाहती थी। मिस वुड को लड़कियों का यह गुलगपाड़ा अखरा, किंतु फादर अल्मंड के सामने वह उन्हें डांट फटकार नहीं सकी। अपनी झुंझलाहट दबाकर मुस्कुराते हुए बोली, कल सब चली जाएंगी, सारा स्कूल वीरान हो जाएगा। फादर अल्मंड का लंबा ओजपूर्ण चेहरा चैपल की घुटी हुई गरमाई से लाल हो उठा था। कॉरिडोर के जंगले पर अपनी छड़ी लटकाकर वह बोले, छुट्टियों में पीछे हॉस्टल में कौन रहेगा? पिछले 2-3 सालों से मिस लतिका ही रह रही है। और डॉक्टर मुखर्जी? फादर का ऊपरी होठ तनिक खींच आया। डॉक्टर तो सर्दी गर्मी यहीं रहते हैं। मिस वुड ने विस्मय से फादर की ओर देखा। वह समझ नहीं सकी कि फादर ने डॉक्टर का प्रसंग क्यों छेड़ दिया है। डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते? 2 महीने की छुट्टियों में बर्मा जाना कठिन है, काफी कठिन है फादर। मिस वुड हंसने लगी। मिस वुड, पता नहीं आप क्या सोचती है, मुझे तो मिस लतिका का हॉस्टल में अकेले रहना कुछ समझ नहीं आता। लेकिन फादर, मिस वुड ने कहा, यह तो कॉन्वेंट स्कूल का नियम है कि कोई भी टीचर छुट्टियों में अपने खर्चे पर हॉस्टल में रह सकती हैं। मैं फिलहाल स्कूल के नियमों की बात नहीं कर रहा। मिस लतिका डॉक्टर के संग यहाँ अकेली रह जाएगी। और सच पूछिए मिस वुड, डॉक्टर के बारे में मेरी कुछ बहुत अच्छी राय नहीं है। फादर, आप कैसी बातें कर रही हैं? मिस लतिका बच्ची थोड़ी ही है। मिस वुड को ऐसी आशा नहीं थी कि फादर अल्मंड अपने दिल में दकियानुसी भावना को स्थान देंगे। फादर अल्मंड कुछ हतप्रभ से हो गए। बात टालते हुए बोले, मिस वुड, मेरा मतलब यह नहीं था, आप तो जानती हैं। मिस लतिका और उस मिलिट्री ऑफिसर को लेकर एक अच्छा खासा स्कैंडल बन गया था। स्कूल की बदनामी होने में क्या देर लगती है? वह बेचारा तो अब नहीं रहा। मैं उसे जानती थी फादर। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। मिस वुड ने धीरे से अपनी दोनों बाहों से क्रॉस किया। फादर अल्मंड को मिस वुड की मूर्खता पर इतना अधिक क्षोभ हुआ कि उससे और कुछ अधिक बोला ही नहीं गया। डॉक्टर आगे मुखर्जी के पहले कभी पटती नहीं थी, इसलिए मिस वुड की आंखों में वह डॉक्टर को नीचा दिखाना चाहिए। किंतु आगे बात बैठाना व्यर्थ था। मिस वुड लतिका का रोना ले बैठी। उन्होंने छड़ी को जंगले से हटाकर ऊपर साफ खुले आकाश को देखते हुए बोले, प्रोग्राम आपने यूं ही बदला मिस वुड, अब क्या बारिश होगी। हुबर्ट जब चैपल से निकला तो उसकी आंखें चकाचौंध सी हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने अचानक ढेर सी चमकीली उछलती हुई रोशनी मुट्ठी में भरकर उसकी आंखों में झोंक दी हो। पियानो के संगीत के सुर रुई के छुई मुई रेशों की भांति अब तक उसके मस्तिष्क की थकी मांदी नसों पर फड़फड़ा रहे थे। वह काफी थक गया था। पियानो बजाने से फेफड़ों पर भारी दबाव पड़ता, दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। उसे लगता था संगीत के एक नोट को दूसरे नोट में उतारने के प्रयत्न में वह एक अंधेरी खाई को पार कर रहा है। आज चैपल में मैंने जो महसूस किया वह कितना रहस्यमय, कितना विचित्र है, हुबर्ट ने सोचा। मुझे लगा पियानो का हर नोट चिरंतन खामोशी की अंधेरी खो से निकलकर बाहर नीली धुंध को काटता तराशता हुआ एक भूला सा अर्थ खींच लाता है। गिरता हुआ हर पोज एक छोटी सी मौत है, मानो घने छायादार वृक्षों की कांपती छायाओं में कोई पगडंडी गुम हो गई। एक छोटी सी मौत के आने से जो सुरों की बची कुछ गूंजों की समर्पित कर जाती है, वो मर जाती किंतु मिटती नहीं, इसलिए मरकर भी जीवित है, दूसरी की लय में हो जाती है। डॉक्टर, क्या मृत्यु ऐसे ही आती है? अगर मैं डॉक्टर से पूछे तो वह हंसकर टाल देगा। मुझे लगता है वह पिछले कुछ दिनों से कोई बात छिपा रहा है। उसकी हंसी में जो सहानुभूति का भाव होता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। आज उसने मुझे स्पेशल सर्विस पर आने से रोका था। कारण पूछने पर वह चुप रहा था। कौन सी ऐसी बात है जिसे मुझसे करने में डॉक्टर
कतराता है। शायद मैं शक्की मिजाज होता जा रहा हूँ और कुछ बात नहीं है। हुबर्ट ने देखा लड़कियों की कतार स्कूल से हॉस्टल जाने वाली सड़क पर नीचे उतर रही है। उजली धूप में उनके रंग बिरंगे रिबन, हल्की आसमानी रंग की फ्रॉकें और सफेद पेटियां चमक रहे। सीनियर कैम्ब्रिज की कुछ लड़कियों ने चप्पल की वाटिका से गुलाब के फूलों को तोड़कर अपने बालों में लगा लिया है। कंटोनमेंट के 3-4 सिपाही लड़कियों की ओर देखकर अश्लील मजाक करते हुए हंस रहे हैं और कभी कभी किसी लड़की की ओर देखकर जरा सा झुककर सीटी बजाने लगते हैं। हेलो मिस्टर हुबर्ट। हुबर्ट ने चौंक कर पीछे देखा। लतिका एक मोटा सा रजिस्टर बगल में दबाए खड़ी थी। आप अभी यही हैं? हुबर्ट की दृष्टि लतिका पर टिकी रही। वह क्रीम रंग की पूरी बाहों की ऊनी जैकेट पहने हुए थी। कुमायूनी लड़कियों की तरह लतिका का गला गोल था। धूप की तपन से पका हुआ गेहुआ रंग कहीं कहीं हल्का सा गुलाबी हो आया था, मानो बहुत धोने पर भी गुलाब के कुछ धब्बे इधर उधर बिखरे रह गई हों। उन लड़कियों के नाम नोट करने थे जो कल जा रही हैं, सो पीछे रुकना पड़ा। आप भी तो कल जा रहे हैं मिस्टर हुबर्ट? अभी तक तो यही इरादा। यहाँ रुककर भी क्या करूँगा? आप स्कूल की ओर जा रही हैं? चलिए। पक्की सड़क पर लड़कियों की भीड़ जमा थी, इसलिए वे दोनों पोलो ग्राउंड का चक्कर काटती हुई पगडंडियों से नीचे उतरने लगे। हवा तेज हो चली। चीड़ के पत्ते हर झोंके के संग टूट टूट कर पगडंडी पर ढेर लगाते जाते थे। हुबर्ट रास्ता बनाने के लिए अपनी छड़ी से उन्हें बुहार कर दोनों ओर बिखेर देता था। लतिका पीछे खड़ी हुई देखती रहती थी। अल्मोड़ा की ओर से आते हुए छोटे छोटे बादल रेशमी रुमालों से उमड़ते हुए सूरज के मुंह पर लिपटे से जाते थे, फिर हवा में बहर निकलते थे। इस खेल में धूप कभी मंद फीकी सी पड़ जाती थी, कभी अपना उजला आंचल खोलकर समूचे शहर को अपने में समेट लेती थी। लतिका तनिक आगे निकल गई। हुबर्ट की सांस चढ़ गई थी और वह धीरे धीरे हांफता हुआ पीछे से आ रहा था। जब वे पोलो ग्राउंड के पवेलियन को छोड़कर मिलिट्री कैंटोनमेंट के दाईं ओर मुड़े तो लतिका हुबर्ट की प्रतीक्षा के लिए खड़ी हो गई। उसे याद आया, छुट्टियों के दिनों में जब कभी कमरे में अकेले बैठे बैठे उसका मन ऊब जाता था तो वह अक्सर टहलते हुए मिलिट्री तक चली जाती थी। उससे सटी पहाड़ी पर चढ़कर वह बर्फ में ढके देवदार वृक्षों को देखा करती थी, जिनकी झुकी हुई शाखों से रुई के गालों से बर्फ नीचे गिरा करती थी। नीचे बाजार जाने वाली सड़क पर बच्चे स्लेज पर फिसला करते थे। वह खड़ी खड़ी बर्फ में छिपी हुई उस सड़क का अनुमान लगाया करती थी जो फादर अलमंड के घर से गुजरती हुई मिलिट्री अस्पताल और डाकघर से होकर चर्च की सीढ़ियों तक जाकर गुम हो जाती थी। जो मनोरंजन एक दुर्गम पहेली को सुलझाने में होता है, वही लतिका को बर्फ में खोए हुए रास्ते को खोज निकालने में होता था। आप बहुत तेज चलती हैं मिस लतिका। थकान से हुबर्ट का चेहरा कुम्हला गया था। माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। कल रात आपकी तबीयत क्या कुछ खराब हो गई थी? आपने कैसे जाना? क्या मैं अस्वस्थ दिख रहा हूँ? हुबर्ट के स्वर में हल्की सी खींच का आभास था। सब लोग मेरी सेहत को लेकर ही क्यों बातें शुरू करते हैं, उसने सोचा। नहीं, मुझे तो पता नहीं चलता। वह तो सुबह करीमुद्दीन बातों ही बातों में जिक्र छेड़ दिया था। लतिका कुछ अप्रतिभ सी हो गई। कोई खास बात नहीं, वह पुराना दर्द शुरू हो गया था। अब बिल्कुल ठीक है। अपने कथन की पुष्टि के लिए हुबर्ट छाती सीधी करके तेज कदम बढ़ाने लगा। डॉक्टर मुखर्जी को दिखलाया था। वह सुबह आए थे। उनकी बात कुछ समझ में नहीं आती। हमेशा दो बातें एक दूसरे से उल्टी कहते हैं। कहते थे कि इस बार मुझे 6-7 महीने की छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए, लेकिन अगर मैं ठीक हूँ तो भला इसकी क्या ज़रूरत है? हुबर्ट के स्वर में व्यथा की छाया लतिका से छिपी न रह सकी। बात को टालते उसने कहा, आप तो नाहक चिंता करते मिस्टर हुबर्ट। आजकल मौसम बदल रहा है, अच्छे भले आदमी तक बीमार हो जाते हैं। हुबर्ट का चेहरा प्रसन्नता में दमकने लगा। उसने लतिका को ध्यान से देखा। वह अपने दिल का संशय मिटाने के लिए निश्चिंत हो जाना चाहता था कि कहीं लतिका उसे केवल दिलासा देने के लिए तो झूठ नहीं बोल रही थी। यही तो मैं सोच रहा हूँ मिस लतिका। डॉक्टर की सलाह सुनकर तो मैं डर ही गया। भला 6 महीने की छुट्टी लेकर मैं अकेला क्या करूँगा? स्कूल में तो बच्चों के संग मन लगा रहता है। सच पूछो तो दिल्ली में ये 2 महीने की छुट्टियाँ दूभर हो जाते हैं। मिस्टर हुबर्ट, कल आप दिल्ली जा रहे हैं? लतिका चलते चलते हठात ठिठक गई। सामने पोलो ग्राउंड फैला था, जिसकी दूसरी ओर मिलिट्री की ट्रकें के कंटोनमेंट की ओर जा रही थी। हुबर्ट को लगा जैसे लतिका की आंखें अध मूंदी सी खुली रह गई है, मानो
पलकों पर एक पुराना भूला सा सपना सरक आया है। मिस्टर हुबर्ट, आप दिल्ली जा रहे हैं? इस बार लतिका ने प्रश्न नहीं दोहराया। उसके स्वर में केवल एक असीम दूरी का भाव घिर आया। बहुत अर्सा पहले मैं भी दिल्ली गई थी मिस्टर हुबर्ट। तब मैं बहुत छोटी थी, न जाने कितने बरस बीत गए। हमारी मौसी का ब्याह वहीं हुआ था। बहुत सी चीजें देखी थी, लेकिन अब तो सब कुछ धुंधला सा पड़ गया है। इतना याद है कि हम कुतुब पर चढ़े थे। सबसे ऊंची मंजिल से हमने नीचे झांका था, न जाने कैसा लगा था। नीचे चलते हुए आदमी चाबी भरे खिलौने से लगते थे। हमने ऊपर से उन पर मूंगफलियां फेंकी थी, लेकिन हम बहुत निराश हुए थे क्योंकि उनमें से किसी ने हमारी तरफ नहीं देखा। शायद माँ ने मुझे डांटा था और मैं सिर्फ नीचे झांकते हुए डर गई थी। सुना है अब तो दिल्ली इतना बदल गया है कि पहचाना नहीं जाता। वे दोनों फिर चलने लगे। हवा का वेग ढीला पड़ने लगा। उड़ते हुए बादल अब सुस्ताने से लगे थे। उनकी छाया नंदा देवी और पंचकुली की पहाड़ियों पर गिर रही थी। स्कूल के पास पहुंचते पहुंचते चीड़ के पेड़ पीछे छूट गए। कहीं कहीं खुबानी के पेड़ों के आसपास बुरुंस के लाल फूल धूप में चमक जाते थे। स्कूल तक आने में उन्होंने पोलो ग्राउंड का लंबा चक्कर लगा लिया था। मिस लतिका, आप कहीं छुट्टियों में जाती क्यों नहीं? सर्दियों में तो यहाँ सब कुछ वीरान हो जाता होगा। अब मुझे यहाँ अच्छा लगता है, लतिका ने कहा। पहले साल अकेलापन कुछ अखरा था, अब आदी हो गई हूँ। क्रिसमस से एक रात पहले क्लब में डांस होता है, लॉटरी डाली जाती है और रात को देर तक नाच गाना होता रहता है। नए साल के दिन कुमायूं रेजिमेंट की ओर से परेड ग्राउंड में कार्निवल किया जाता है। बर्फ पर स्केटिंग होती है। रंग बिरंगे गुब्बारों के नीचे फौजी बैंड बजता है। फौजी अफसर फैंसी ड्रेस में भाग लेते हैं। हर साल ऐसा ही होता है मिस्टर हुबर्ट। फिर कुछ दिन बाद विंटर स्पोर्ट्स के लिए अंग्रेज टूरिस्ट आते हैं। हर साल मैं उनसे परिचित होती हूँ। वापस लौटते हुए हमेशा वादा करते हैं कि अगले साल भी आएंगे, पर मैं जानती हूँ कि वे नहीं आएंगे और वे भी जानते कि वे नहीं आएंगे। फिर भी हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर कुछ दिनों बाद पहाड़ों पर बर्फ गिरने लगती है। छुट्टियां खत्म हो जाती है। आप सब लोग अपने अपने घरों से वापस लौट आते हैं और मिस्टर हुबर्ट पता नहीं चलता कि छुट्टियां कब शुरू हुई थी और कब खत्म हो गई। लतिका ने देखा कि हुबर्ट उसकी ओर आतंकित व्याकुल दृष्टि से देख रहा है। वह सिट पिटाकर चुप हो गई। उसे लगा मानो वह इतनी देर से पागल सी अनर्गल प्रलाप कर रही हो। मुझे माफ करना मिस्टर हुबर्ट, कभी कभी मैं बच्चों की तरह बातों में बहक जाती हूँ। मिस लतिका, हुबर्ट ने धीरे से कहा। वह चलते चलते रुक गया था। लतिका हुबर्ट के भारी स्वर से चौंक सी गई। क्या बात है मिस्टर हुबर्ट? वह पत्र, उसके लिए मैं लज्जित हूँ। उसे आप वापस लौटा दे। समझ ले, मैंने उसे कभी लिखा ही नहीं था। लतिका कुछ समझ न सकी। दिग्भ्रांत सी खड़ी हो गई। हुबर्ट के पीले उद्विग्न चेहरे को देखती रही। हुबर्ट ने धीरे से लतिका के कंधे पर हाथ रख दिया। कल डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो हुबर्ट हकलाने लगा। मिस्टर हुबर्ट, किंतु लतिका से आगे कुछ भी कहा न गया। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था। दोनों चुपचाप कुछ देर तक स्कूल के गेट के बाहर खड़े रहे। मिडोज पगडंडियों, पत्तों, छायाओं से घिरा छोटा सा द्वीप मानो कोई घोंसला दो हरी घाटियों के बीच आ दबा हो। भीतर घुसते ही पिकनिक की काली आग से झुलसे हुए पत्थर, अजली टहनियाँ, बैठने के लिए बिछाए गए पुराने अखबार के टुकड़े इधर उधर बिखरे दिखाई दे जाते हैं। अक्सर टूरिस्ट पिकनिक के लिए यहाँ आते हैं। मिडोज को बीच से काटता हुआ टेढ़ा मेढ़ा बरसाती नाला बहता है जो दूर से धूप में चमकता हुआ सफ़ेद रिबन सा दिखाई देता है। यहीं पर काट के तख्तों पर बना हुआ छोटा सा पुल है जिस पर लड़कियां हिचकोले खाती हुई चल रही हैं। डॉक्टर मुखर्जी, आप तो सारा जंगल जला देंगे। मिस वुड ने अपनी ऊंची एड़ी की सैंडल में से जलती हुई दिया सलाई को दबा डाला जो डॉक्टर ने सिगार सुलगाकर चीड़ के पत्तों के ढेर पर फेंक दी थी। वे नाले से कुछ दूर हटकर चीड़ के दो पेड़ों की गुथी हुई छाया के नीचे बैठे थे। उनके सामने एक छोटा सा रास्ता नीचे पहाड़ी गांव की ओर जाता था, जहां पहाड़ की गोद में शक्कर पारों से खेत एक दूसरे से के नीचे बिछे हुए थे। दोपहर के सन्नाटे में भेड़ बकरियों के गले में बंधी हुई घंटियों का स्वर हवा में बहता हुआ सुनाई दे जाता था। घास पर लेटे लेटे डॉक्टर सिगार पीते रहे। जंगल की आग कभी देखी है मिस वुड? एक अल्तमस्त नशे की तरह धीरे धीरे फैलती जाती है। आपने कभी देखी है डॉक्टर? मिस वुड ने पूछा। मुझे तो बड़ा डर लगता है। बहुत साल पहले शहरों को जलते देखा था। डॉक्टर लेटे हुए आकाश की ओर ताक रहे थे। एक एक मकान ताश के पत्तों की तरह गिरता जाता था। दुर्भाग्यवश ऐसे अवसर देखने में बहुत कम आते हैं। आपने देखा? कहाँ देखा डॉक्टर? लड़ाई के दिनों में अपने शहर रंगून को जलते देखा था।
मिस वुड की आत्मा को ठेस लगी, किंतु फिर भी उनकी उत्सुकता शांत नहीं हुई। आपका घर, क्या वह भी जल गया था? डॉक्टर कुछ देर चुपचाप लेटा रहा। हम उसे खाली छोड़कर चले आए थे। मालूम नहीं बाद में क्या हुआ। अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंध में कुछ भी कहने में डॉक्टर को कठिनाई महसूस होती है। डॉक्टर, क्या आप कभी वापस बर्मा जाने की बात नहीं सोचते? डॉक्टर ने अंगड़ाई ली और करवट बदलकर आधे मुंह लेट गए। उनकी आंखें मुंद गई और माथे पर बालों की लटें झूल गई। सोचने से क्या होता मिस वुड, जब बर्मा में था तब क्या कभी सोचा था कि यहाँ आकर उम्र काटनी होगी? लेकिन डॉक्टर, कुछ भी कह लो, अपने देश सा सुख कहीं और नहीं मिलता। यहाँ तुम चाहे कितने भी वर्ष रह लो, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। डॉक्टर ने सिगार के धुएं को धीरे धीरे हवा में छोड़ दिया। दरअसल अजनबी तो मैं वहां भी समझा जाऊंगा मिस वुड। इतने वर्षों बाद वहां मुझे कौन पहचानेगा? इस उम्र में नए सिरे से रिश्ते जोड़ना काफी सिरदर्द का काम है। कम से कम मेरे बस की बात तो नहीं है। लेकिन डॉक्टर, आप कब तक इस पहाड़ी कस्बे में पड़े रहोगे? इसी दशा देश में रहना है तो किसी बड़े शहर में प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ भटकता फिरूंगा मिस वुड। जहाँ रहो वहीं मरीज मिल जाते हैं। यहाँ आया था कुछ दिनों के लिए, फिर मुद्दत हो गई और टिका रहा। अब कभी जी उबेगा कहीं चला जाऊंगा। जड़े जड़ें कहीं नहीं जमती तो पीछे भी नहीं छूटती हैं। मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है मिस वुड, मैं सुखी हूँ। मिस वुड ने डॉक्टर की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। दिल में वह हमेशा डॉक्टर को उच्छृंखल, लापरवाह और सनकी समझती रही है। किंतु डॉक्टर के चरित्र में उसका ऐसा विश्वास है, न जाने क्यों। क्योंकि डॉक्टर ने जाने अनजाने में उसका कोई प्रमाण दिया हो, वह उसे याद नहीं पड़ता। मिस वुड ने एक ठंडी सांस भरी। वह हमेशा सोचती थी कि यदि डॉक्टर इतना आलसी और लापरवाह ना होता तो वह अपनी योग्यता के बल पर काफी चमक सकता था। इसलिए उन्हें डॉक्टर पर क्रोध भी आता था और दुख भी होता था। मिस वुड ने अपने बैग से ऊन का गोला और सलाइयाँ निकाली। फिर उसके नीचे से अखबार में लिपटा हुआ चौड़ा कॉफी का डब्बा उठाया, जिसमें अंडों की सैंडविचें और हैमबर्गर दबे हुए थे। थर्मस से प्यालों में चाय उड़लते हुए मिस वुड ने कहा, डॉक्टर, कॉफी ठंडी हो रही है। डॉक्टर लेटे लेटे बुड़बुड़ाया। मिस वुड ने नीचे झुककर देखा। वह कोने पर सिर टिकाए चुपचाप सो रहा था। ऊपर का होठ जरा सा फैल कर मुड़ गया था, मानो किसी से मजाक करने से पहले मुस्कुरा रहा हो। उसकी उंगलियों में दबा हुआ सिगार नीचे झुका हुआ लटक रहा था। मैरी, मैरी, व्हाट डू यू वांट? दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली मैरी ने अपनी चंचल चपल आंखें ऊपर उठाई। लड़कियों का दायरा उसे घेरे हुए कभी पास आता था, कभी खींचता जाता था। आई वॉन्ट ब्लू। दोनों हाथों को हवा में घुमाते हुए मैरी चिल्लाई। दायरा पानी की तरह टूट गया। सब लड़कियां एक दूसरे पर गिरती पड़ती किसी नीली वस्तु को छूने के लिए भागदौड़ करने लगी। लंच समाप्त हो चुका था। लड़कियों के छोटे छोटे दल मिडोज में बिखर गए थे। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियां चाय का पानी गर्म करने के लिए पेड़ों पर चढ़कर सूखी टहनियां तोड़ रही थी। दोपहर की उस घड़ी में मिडोज अलसाया ऊँघना सा जान पड़ता था। हवा का कोई भूला भटका झोंका आता, चीड़ के पत्ते खड़खड़ा उठते थे। कभी कोई पक्षी अपनी सुस्ती मिटाने झाड़ियों से उड़कर नाले के किनारे बैठ जाता था, पानी में सिर डुबोता था, फिर ऊब कर हवा में दो चार निरुद्देश्य चक्कर काटकर दोबारा झाड़ियों में दुबक जाता था। किंतु जंगल की खामोशी शायद कभी चुप नहीं रहती। गहरी नींद में डूबी सपनों से कुछ आवाजें निर्वता के हल्के झीने पर्दे पर सिलवटें बिछा जाती है। मूक लहरों सी हवा में तिरती है, मानो कोई दबे पांव झांक कर अदृश्य संकेत कर जाता है, देखो मैं यहाँ हूँ। लतिका ने जूली के बॉब हेयर को सहलाते हुए कहा, तुम्हें कल रात बुलाया था। मैडम, मैं गई थी, आप अपने कमरे में नहीं थी। लतिका को याद आया कि कल रात वह डॉक्टर के कमरे के टेरेस पर देर तक बैठी रही थी और भीतर हुबर्ट पियानो पर शोपा का नॉक्टर्न बजा रहा था। जूली, तुमसे कुछ पूछना था। उसे लगा वह जूली की आंखों से अपने को बचा रही है। जूली ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी भूरी आंखों से कौतूहल झांक रहा था। तुम ऑफिसर्स मेस में किसी को जानती हो? जूली ने अनिश्चित भाव से सिर हिलाया। लतिका कुछ देर तक जूली को अपलक घूरती रही। जूली, मुझे विश्वास है तुम झूठ नहीं बोलोगी। कुछ क्षण पहले जूली की आंखों में जो कौतूहल था वह भय में परिणत होने लगा। लतिका ने अपनी जैकेट की जेब से एक नीला लिफाफा निकालकर जूली की गोद में फेंक दिया।
यह किसकी चिट्ठी है? जूली ने लिफाफा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु फिर एक क्षण के लिए उसका हाथ कांप कर ठिठक गया। लिफाफे पर उसका नाम और हॉस्टल का पता लिखा हुआ था। थैंक यू मैडम, मेरे भाई का पत्र है, वह झांसी में रहते हैं। जूली ने घबराहट में लिफाफे को अपनी स्कर्ट की तहों में छिपा लिया। जूली, जरा मुझे लिफाफा दिखाओ। लतिका का स्वर तीखा क्रकशा हो गया। जूली ने अनमने भाव से लतिका को पत्र दे दिया। तुम्हारे भाई झांसी में रहते हैं? जूली इस बार कुछ नहीं बोली। उसकी उद्भ्रांत उखड़ी सी आंखें लतिका को देखती रही। यह क्या है? जूली का चेहरा सफेद फक पड़ गया। लिफाफे पर कुमायूं रेजिमेंटल सेंटर की मोहर उसकी ओर घूर रही थी। कौन है यह? लतिका ने पूछा। उससे पहले भी हॉस्टल में उड़ती हुई अफवाह सुनी थी कि जूली को क्लब में किसी मिलिट्री ऑफिसर के संग देखा गया था, किंतु ऐसी अफवाहें अक्सर उड़ती रहती थी और उसने उस पर विश्वास नहीं किया था। जूली, तुम अभी बहुत छोटी हो। जूली के होठ कांपे, उसकी आंखों में निरीह याचना का भाव घिर आया। अच्छा, अभी जाओ, तुमसे छुट्टियों के बाद बातें करूंगी। जूली ने ललचाई दृष्टि से लिफाफे की ओर देखा, कुछ बोलने को उद्यत हुई, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप वापस लौट गई। लतिका देर तक जूली को देखती रही, जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। क्या मैं किसी खुसट बुढ़िया से कम हूं? अपने अभाव का बदला क्या मैं दूसरों से ले रही हूं? शायद, कौन जाने, शायद जूली का यह प्रथम परिचय हो उस अनुभूति से जिसे कोई भी लड़की बड़े चाव से संजोकर संभालकर अपने में छिपाए रहती है। एक अनिर्वचनीय सुख जो पीड़ा लिए हुए है, पीड़ा और सुख को डुबोती हुई उमड़ते ज्वार की खुमारी जो दोनों को अपने में समो लेती है। एक दर्द जो आनंद से उपजा है और पीड़ा देता है। यही इसी देवदार के नीचे उसे भी लगा था जब गिरीश ने पूछा था, तुम चुप क्यों हो? वह आंखें मूंदे सोच रही थी। सोच कहाँ रही थी, जी रही थी उस क्षण को जो भय और विस्मय के बीच भिंचा था। बहका सा पागल क्षण। वह अभी पीछे मुड़ेगी तो गिरीश की नर्वस मुस्कुराहट दिखाई दे जाएगी। उस दिन से आज दोपहर तक अतीत का एक दुस्वप्न की मानिंद टूट जाएगा। वही देवदार है जिस पर उसने अपने बालों की क्लिप से गिरीश का नाम लिखा था। पेड़ की छाल उतरती नहीं थी, क्लिप टूट टूट जाता था, तब गिरीश ने अपने नाम के नीचे उसका नाम लिखा था। जब कोई अक्षर बिगड़कर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता वह हंसती थी और गिरीश का कांपता हुआ हाथ और भी कांपता जाता था। लतिका को लगा कि जो वह याद करती है वही भूलना भी चाहती है, लेकिन जब चुप सचमुच भूलने लगती है तब उसे भय लगता कि उस जैसे कोई उसकी चीज को उसके हाथों से छीने लिए जा रहा हो, ऐसा कुछ जो सदा के लिए खो जाएगा। बचपन में जब वह अपनी किसी खिलौने को खो देती थी तो वह गुमसुम होकर सोचा करती थी, कहाँ रख दिया मैंने। जब बहुत दौड़ धूप के बाद करने के बाद खिलौना मिल जाता तो वह बहाना करती कि उसे अभी भी खोज रही है और वह अभी मिला नहीं है। वह जिस स्थान पर खिलौना रखा होता था जानबूझकर उसे छोड़कर घर के दूसरे कोने में उसे खोजने का उपक्रम करती। तब खोई हुई चीज याद रहती, इसलिए भूलने का भय नहीं होता था। आज वह उस बचपन के खेल का बहाना क्यों नहीं कर पाती? बहाना शायद करती है, उसे याद करने का बहाना जो भूलता जा रहा है। दिन महीने बीत जाते हैं और वह उलझी रहती है। अनजाने में गिरीश का चेहरा धुंधला पड़ता जाता है। याद वह करती है, किंतु जैसे किसी पुरानी तस्वीर के धूल भरे शीशे को साफ कर रही हो। अब वैसा दर्द नहीं होता, सिर्फ उसको याद करती है जो पहले कभी होता था। तब उसे अपने पर ग्लानि होती है। वह फिर जानबूझकर उस घाव को कुरेदती है जो भरता जा रहा है, खुद ब खुद उसकी कोशिशों के बावजूद भरता जा रहा है। देवदार पर खुदे हुए अधमिटे नाम लतिका की ओर निशब्द निरी भाव से निहार रहे थे। मिडोज के घने सन्नाटे में नाले पार करती हुई लड़कियों की आवाजें गूंज जाती थी। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। तितलिया, झिंगूर, जुगनू मिडोज पर उतरती हुई सांझ की छाओं में पता नहीं चलता कौन किसकी आवाज है। दोपहर के समय जिन आवाजों को अलग अलग करके पहचाना जा सकता था अब वे एक स्वरता की अविरल धारा में घुल गई थी। घास से अपने पैरों को पोंछता हुआ कोई रेंग रहा है।
झाड़ियों के झुरमुट से परों को फड़फड़ाता हुआ झटपट कर कोई ऊपर उड़ जाता है, किंतु ऊपर देखो तो कुछ भी नहीं है। मिडोस के झरने का गड़गड़ाता स्वर जैसे अंधेरी सुरंग के झपाटे से ट्रेन गुजर गई हो और देर तक उसमें सीटी और पहियों की चित्कार गूंजती रही हो। पिकनिक कुछ देर और चलती रही, किंतु बादलों की तह एक दूसरे पर चढ़ती जा रही थी। पिकनिक का सामान बटोरा जाने लगा। मिडोज के चारों ओर बिखरी हुई लड़कियां मिसरूड के इर्द गिर्द जमा होने लगी। अपने संग वे अजीबो गरीब चीजें लाई थी। कोई किसी पक्षी के टूटे पंख को बालों में लगाई थी, किसी ने पेड़ की टहनी को चाकू से छीलकर छोटी सी बैत बना ली थी। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियों ने अपने अपने रुमालों में नाले से पकड़ी हुई छोटी छोटी बालिश भर की मछलियों को दबा रखा था, जिसे मिस वुड से छुपाकर वे एक दूसरे को दिखा रही थी। मिस वुड लड़कियों की टोली के संग आगे निकल गई। मिडोज से पक्की सड़क तक 3-4 फरलोंग की चढ़ाई थी। लतिका हाफने लगी। डॉक्टर मुखर्जी सबसे पीछे आ रहे थे। लतिका के पास पहुंचकर वे ठिठक गए। डॉक्टर ने दोनों घुटनों को जमीन पर टेकते हुए सिर झुकाकर एलिजाबेथिन युगीन अंग्रेजी में कहा, मैडम आप इतनी परेशान नजर क्यों आ रही हैं? और डॉक्टर की नाटकीय मुद्रा को देखकर लतिका के होठों पर एक थकी सी ढीली ढीली मुस्कुराहट बिखर गई। प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है और ये चढ़ाई है कि खत्म होने में नहीं आती। डॉक्टर ने अपने कंधे पर लटकते हुए थर्मस को उतारकर लतिका के हाथों में देते हुए कहा, थोड़ी सी कॉफी बची है, शायद कुछ मदद कर सके। पिकनिक में तुम कहाँ रह गए डॉक्टर? कहीं दिखाई नहीं दिए? दोपहर भर सोता रहा मिस वुड के संग। मेरा मतलब है मिस वुड पास बैठी थी। मुझे लगता है मिस वुड मुझसे मोहब्बत करती है। कोई भी मजाक करते समय डॉक्टर अपनी मूंछों के कोनों को चबाने लगता है। क्या कहती थी? लतिका ने थर्मस से कॉफी को मुंह में उड़ेल लिया। शायद कुछ कहती थी, लेकिन बदकिस्मती से बीच में ही मुझे नींद आ गई। मेरी जिंदगी के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कमबख्त इस नींद के कारण अधूरे रह गए। और इस दौरान में जब दोनों बातें कर रहे थे, उनके पीछे मिडोज और मोटर रोड के संग चढ़ती हुई चीड़ और बांज के वृक्षों की कतारें सांझ के गिरते अंधेरे में डूबने लगी। मानो प्रार्थना करते हुए उन्होंने चुपचाप अपने सिर नीचे झुका लिए हों और इन्हीं पेड़ों के ऊपर बादलों में गिरजे का क्रॉस कहीं उलझा पड़ा था। उसके नीचे पहाड़ों की ढलान पर बिछे हुए खेत भागती हुई गिलहरियों से लग रहे थे, मानो किसी की टोह में स्तब्ध ठिठक गई हो। डॉक्टर, मिस्टर हुबर्ट पिकनिक पर नहीं आए? डॉक्टर मुखर्जी टॉर्च जलाकर लतिका के आगे आगे चल रहे थे। मैंने उन्हें मना कर दिया था। किस लिए? अंधेरे में पैरों के नीचे दबे हुए पत्तों की चरमराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता था। डॉक्टर मुखर्जी ने धीरे से खांसा। पिछले कुछ दिनों से मुझे संदेह होता जा रहा है कि हुबर्ट की छाती का दर्द मामूली दर्द नहीं है। डॉक्टर थोड़ा सा हंसा, जैसे उसने अपनी यह गंभीरता अरुचिकर लग रही हो। डॉक्टर ने प्रतीक्षा की, शायद लतिका कुछ कहेगी, किंतु लतिका चुपचाप उसके पीछे चल रही थी। यह मेरा महज शक है, शायद मैं बिल्कुल गलत हूँ, किंतु यह बेहतर होगा कि वह अपने एक फेफड़े का एक्सरे करा ले। इससे कम से कम कोई भ्रम तो नहीं रहेगा। आपने मिस्टर हुबर्ट से इसके बारे में कुछ कहा है? अभी तक कुछ नहीं कहा। हुबर्ट जरा सी बात पर चिंतित हो उठता है, इसलिए कभी साहस नहीं हो पाता। डॉक्टर को लगा उसके पीछे आते हुए लतिका के पैरों का स्वर सहसा बंद हो गया है। उसने पीछे मुड़कर देखा। लतिका बीच सड़क पर अंधेरे में छाया सी चुपचाप निश्चल खड़ी है। डॉक्टर, लतिका का स्वर भराया हुआ था। क्या बात है मिस लतिका, आप रुक क्यों गई? डॉक्टर, क्या मिस्टर हुबर्ट? डॉक्टर ने अपनी टॉर्च की मदिम रोशनी लतिका पर डाल दी। उसने देखा लतिका का चेहरा एकदम पीला पड़ गया है और वह रह कर पत्ते सी कांप जाती है। मिस लतिका, क्या बात है? आप तो बहुत डरी हुई सी जान पड़ती है। कुछ नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ याद आ गया था। वे दोनों फिर चलने लगे। कुछ दूर जाने पर उसकी आंखें ऊपर उठ गई। पक्षियों का एक बड़ा धूमिल आकाश में त्रिकोण बनाता हुआ पहाड़ों के पीछे से उसकी ओर आ रहा था। लतिका और डॉक्टर सिर उठाकर इन पक्षियों को देखते रहे। लतिका को याद आया, हर साल सर्दियों की छुट्टियों से पहले ये परिंदे मैदानों की ओर उड़ते हैं। कुछ दिनों के लिए बीच में के इस पहाड़ी स्टेशन पर बसेरा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं बर्फ के दिनों की, जब वे नीचे अजनबी
अनजाने देशों में उड़ जाएंगे। क्या वे सब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं? वह डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर हुबर्ट, लेकिन कहाँ के लिए? हम कहाँ जाएंगे? किंतु उसका कोई उत्तर नहीं मिला। उस अंधेरे में मिडोज के झरने के भूतले स्वर और चीड़ के पत्तों की सरसराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता था। लतिका हड़बड़ाकर चौंक गई। अपनी छड़ी पर झुकाकर डॉक्टर धीरे धीरे सीटी बजा रहा था। मिस लतिका, जल्दी कीजिए, बारिश शुरू होने वाली है। हॉस्टल पहुंचते पहुंचते बिजली चमकने लगी थी, किंतु उस रात बारिश देर तक नहीं हुई। बादल बरसने भी नहीं पाते थे कि हवा के थपेड़ों से धकेल दिए जाते थे। दूसरे दिन तड़के ही बस पकड़नी थी, इसलिए डिनर के बाद लड़कियां सोने के लिए अपने अपने कमरों में चली गई थी। जब लतिका अपने कमरे में गई उस समय कुमायूं रेजिमेंटल सेंटर का बिगुल बज रहा था। उसके कमरे में करीमुद्दीन कोई पहाड़ी धुन गुनगुनाता हुआ लैंप में गैस पंप कर रहा था। लतिका उन्हीं कपड़ों में तकिया को दोहरा करके लेट गई। करीमुद्दीन ने उड़ती हुई निगाह से लतिका को देखा, फिर अपने काम में लग गया। पिकनिक कैसी रही मेम साहब? तुम क्यों नहीं आए? सब लड़कियां तुम्हें पूछ रही थी। लतिका को लगा दिन भर की थकान धीरे धीरे उसके शरीर की पसलियों पर चिपटती जा रही है। अनायास उसकी आंखें नींद के बोझ से झपकने लगी। मैं चला आता तो हुबर्ट साहब की तीमारदारी कौन करता? दिन भर उनके बिस्तर से सटा हुआ बैठा रहा और अब वह गायब हो गए हैं। करीमुद्दीन ने कंधे पर लटकते हुए मैले कुचले तौलिए को उतारा और लैंप के शीशों की गर्द पोंछने लगा। लतिका की अधमुंदी आंखें खुल गई। क्या हुबर्ट साहब अपने कमरे में नहीं है? खुदा जाने इस हालत में कहाँ भटक रहे हैं। पानी गर्म करने के कुछ देर के लिए बाहर गया था, वापस आने पर देखता हूँ कि कमरा खाली पड़ा है। करीमुद्दीन बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। लतिका ने लेटे लेटे पलंग के नीचे चप्पलों को पैरों से उतार दिया। हुबर्ट इतनी रात कहाँ गए? किंतु लतिका की आंखें फिर झपक गई। दिन भर की थकान ने सब परेशानियों प्रश्नों पर कुंजी लगा दी थी। मानो दिन भर आंख मिचोली खेलते हुए उसने अपने कमरे में दैया को छू लिया था। अब वह सुरक्षित थी। कमरे की चार दीवार के भीतर से उसे कोई नहीं पकड़ सकता। दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी। हर चीज का उसमें तकाजा था। अब वह इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उलाहना नहीं, सब खींचतान खत्म हो गई है। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया। उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। लतिका ने दीवार की ओर मुंह घुमा लिया। लैंप के फीके आलोक में हवा में कांपते हुए पर्दों की छाया हिल रही थी। बिजली कड़कने से खिड़कियों के शीशे चमक चमक जाते थे। दरवाजे चटकने लगते थे, जैसे कोई बाहर से धीमे धीमे खटखटा रहा हो। कॉरिडोर से अपने अपने कमरों में जाती हुई लड़कियों की हंसी, बातों के कुछ शब्द, फिर कुछ सब कुछ शांत हो गया। किंतु फिर भी देर तक कच्ची नींद में वह लैंप का धीमा सा सी स्वर सुनती रही। कब वह स्वर भी मौन का भाग बनकर मूक हो गया, उसे पता न चला। कुछ देर बाद उसे लगा सीढ़ियों से कुछ दबी हुई आवाजें ऊपर आ रही है। बीच बीच में कोई चिल्ला उठता है और फिर सहसा आवाज धीमी पड़ जाती है। मिस लतिका, जरा अपना लैंप ले आइए। कॉरिडोर के जीने से डॉक्टर मुखर्जी की आवाज आई थी। कॉरिडोर में अंधेरा था। वह 3-4 सीढ़ियां नीचे उतरी, लैंप नीचे किया। सीढ़ियों से सटे जंगल पर हुबर्ट ने अपना सिर रख दिया था और उसकी एक बाह जंगले के नीचे लटक रही थी और दूसरी डॉक्टर के कंधे पर झूल रही थी, जिसे डॉक्टर ने अपने हाथ में जकड़ रखा था। मिस लतिका, लैंप जरा और नीचे झुका दीजिए। हुबर्ट, हुबर्ट। डॉक्टर ने हुबर्ट को सहारा देकर ऊपर खींचा। हुबर्ट ने अपना चेहरा ऊपर किया। विस्की की तेज बू का झोंका लतिका के सारे शरीर को झंझोड़ गया। हुबर्ट की आंखों में सुर्ख डोरे खिंच आए थे। कमीज का कॉलर उल्टा हो गया था और टाई की गांठ ढीली होकर नीचे खिसक आई थी। लतिका ने कांपते हाथों से लैंप सीढ़ी पर रख दिया और आप दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसका सिर चकराने लगा था। इन ए बैक लेन ऑफ द सिटी देयर इज ए गर्ल हु लव्स मी। हुबर्ट हिचकियों के बीच गुनगुना उठता था। हुबर्ट, प्लीज प्लीज। डॉक्टर ने हुबर्ट के लड़खड़ाते शरीर को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। मिस लतिका, आप लैंप लेकर आगे चलिए। लतिका ने लैंप उठाया। दीवार पर उनकी तीनों की छाया डगमगाने लगी। इन ए बैक लेन ऑफ द सिटी देयर इज ए गर्ल हु लव्स मी। हुबर्ट डॉक्टर मुखर्जी के कंधे पर सिर टिकाए और अंधेरी सीढ़ियों पर उल्टे पुल्टे पैर रखते हुए चढ़ रहा था। डॉक्टर, हम कहाँ हैं? हुबर्ट सहसा इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी लड़खड़ाती आवाज सुनसान अंधेरे में कॉरिडोर की छत से टकराकर देर तक हवा में गूंजती रही। हुबर्ट पर गुस्सा आ गया। फिर
फिर अपने गुस्से पर उसे खींच सी हो आई और वह हुबर्ट की पीठ थपथपाने लगा। कुछ बात नहीं है हुबर्ट डियर, तुम सिर्फ थक गए हो। हुबर्ट ने अपनी आंखें डॉक्टर पर गड़ा दी। उनमें एक भयभीत बच्चे की सी कातरता झलक रही थी, मानो डॉक्टर के चेहरे से वह किसी प्रश्न का उत्तर पा लेना चाहता हो। हुबर्ट के कमरे में पहुंचकर डॉक्टर ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। हुबर्ट ने बिना किसी विरोध के चुपचाप मुंह जूते मोजे उतरवा लिए। जब डॉक्टर हुबर्ट की टाई उतारने लगा तो हुबर्ट अपनी कोहनी के सिराने उठा। कुछ देर तक डॉक्टर की आंखें फाड़ते हुए घूरता रहा, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर, क्या मैं मर जाऊंगा? कैसी बातें करते हो हुबर्ट? डॉक्टर ने हाथ छुड़ाकर धीरे से हुबर्ट का सिर तकिए पर टिका दिया। गुड नाइट हुबर्ट। गुड नाइट डॉक्टर। हुबर्ट ने करवट बदल ली। गुड नाइट मिस्टर हुबर्ट। लतिका का स्वर सिहरा गया, किंतु हुबर्ट ने कोई उत्तर नहीं दिया। करवट बदलते हुए उसे नींद आ गई थी। कॉरिडोर में वापस आकर डॉक्टर मुखर्जी रेलिंग के सामने खड़े हो गए। हवा के तेज झोंकों से आकाश में फैले बादलों की परतें जब कभी इकहरी हो जाती तब उसके पीछे से चांदनी बुझती हुई आग के धुएं सी आसपास की पहाड़ियों पर फैल जाती थी। आपको मिस्टर हुबर्ट कहाँ मिले? लतिका कॉरिडोर के दूसरे कोने पर रेलिंग पर झुकी हुई थी। क्लब की बार में उन्हें देखा था। मैं न पहुंचता तो न जाने कब तक बैठे रहते। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगरेट जलाई। उन्हें अभी एक दो मरीजों के घर जाना था। कुछ देर तक उन्हें टाल देने के इरादे से वह कॉरिडोर में खड़े रहे। नीचे अपने क्वार्टर में बैठा हुआ करीमुद्दीन माउथ ऑर्गन पर कोई पुरानी फिल्मी धुन बजा रहा था। आज दिन भर बादल छाए लेकिन खुलकर बारिश नहीं हुई। क्रिसमस तक शायद ऐसा ही मौसम रहेगा। कुछ देर तक दोनों चुपचाप खड़े रहे। कॉन्वेंट स्कूल के बाहर फैले लॉन से झिंगुरों का अनवरत स्वर चारों ओर फैली निस्तब्धता को और भी अधिक घना बना रहा था। कभी कभी ऊपर मोटर रोड पर किसी कुत्ते की रिरियाट का स्वर सुनाई दे पड़ता था। डॉक्टर, कल रात आपने मिस्टर हुबर्ट से कुछ कहा था? मेरे बारे में? वही जो सब लोग जानते हैं, और हुबर्ट जिसे जानना चाहिए था लेकिन नहीं जानता था। डॉक्टर ने लतिका की ओर देखा। वह जड़वत अविचलित रेलिंग पर झुकी हुई थी। वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है, कोई आखिर तक उससे चिपका रहता है। डॉक्टर मुखर्जी अंधेरे में मुस्कुराए। उसकी मुस्कुराहट में सूखा सा विरक्ति का भाव भरा था। कभी कभी मैं सोचता हूँ मिस लतिका, किसी चीज को ना जानना यदि गलत है तो जानबूझकर ना भूल पाना, हमेशा जोक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। बर्मा से आते हुए जब मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी, मुझे अपनी जिंदगी बेकार सी लगी थी। आज इस बात को अरसा गुजर गया और जैसा आप देखती हैं मैं जी रहा हूँ। उम्मीद है कि काफ़ी अरसा और जीऊँगा। जिंदगी काफ़ी दिलचस्प लगती है और यदि उम्र की मजबूरी ना होती तो शायद मैं दूसरी शादी करने में भी ना हिचकता। इसके बावजूद कौन कह सकता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता था? आज भी करता हूँ। लेकिन डॉक्टर, लतिका का गला रुंध गया था। क्या मिस लतिका? डॉक्टर, सब कुछ होने के बावजूद वह क्या चीज़ है जो हमें चलाए चलती है? हम रुकते हैं तो भी अपने रेले में वह हमें घसीट ले जाती है। लतिका को लगा कि वह जो कहना चाह रही है कह नहीं पा रही है। जैसे अंधेरे में कुछ खो गया है जो मिल नहीं पा रहा, शायद कभी नहीं मिल पाएगा। यह तो आपको फादर अलमंडी बता सकेंगे मिस लतिका। डॉक्टर की खोखली हंसी में उनका पुराना सनकीपन उभर आया था। अच्छा, चलता हूँ मिस लतिका, मुझे काफ़ी देर हो गई है। डॉक्टर ने दिया सलाई जलाकर घड़ी की ओर देखा। गुड नाइट मिस लतिका। गुड नाइट डॉक्टर। डॉक्टर के जाने पर लतिका कुछ देर तक अंधेरे में रेलिंग से सटी खड़ी रही। वहाँ हवा चलने से कॉरिडोर में जमा हुआ कोहरा सिहर उठता था। शाम को सामान बांधते हुए लड़कियों ने अपने अपने कमरों के सामने जो पुरानी कॉपियां, अखबार और रद्दी के ढेर लगा दिए, वे सब अंधेरे कॉरिडोर में हवा के झोंकों से इधर उधर बिखरने लगे थे। लतिका ने लैंप उठाया और अपने कमरे की ओर जाने लगी। कॉरिडोर में चलते हुए उसने देखा जूली के से प्रकाश की एक पतली रेखा दरवाजे के बाहर खींच आई। लतिका को कुछ याद आया। वह कुछ क्षणों तक सांस रोके जूली के कमरे के बाहर खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने दरवाजा खटखटाया। भीतर से कोई आवाज नहीं आई। लतिका ने दबे हाथों से हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। जूली लैंप बुझाना भूल गई थी। लतिका धीरे धीरे दबे पांव जूली के पलंग के पास चली आई। जूली का सोता हुआ चेहरा लैंप के फीके आलोक में
पीला सा दिख रहा था। लतिका ने अपनी जेब से वही नीला लिफाफा निकाला और उसे धीरे से जूली के तकिए के नीचे दबाकर रख दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और या फिर हेल्पफुल हैं तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।